नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे सिस्टम में घुसे देश के गद्दारों की, जो हर तरह से देश के दुश्मनों को पैसा, संसाधन और नेटवर्क मुहैया कराते हैं। देश के सिस्टम में दीमक की तरह चिपक कर देश की समृद्धि, शांति और सुरक्षा को खोखला कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने पहले भी आपको यूपीएससी जिहाद के जरिए आगाह किया था कि सिस्टम में बैठे अब्दुल कैसे अपने आका के लिए काम करता है, कैसे सिस्टम में बैठा एक अब्दुल दूसरे अब्दुल को गैर कानूनी तरीके से मदद पहुंचाकर उसे सिस्टम में जगह दिलवाता है और फिर कैसे वह अपने गज़वाए हिंद के मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और उसके लिए देश, संविधान, कानून सब ताक पे रख देता है। ताजा मामला अक्टूबर 2023 का एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के 3 आतंकी शहजाद आलम, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी से पूछताछ में हुए खुलासे का है। इन आतंकियों से टेरर फंडिंग के मामले पर हुई पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उत्तर रेलवे के वित्त विभाग में कार्यरत क्लर्क अब्दुल आईएसआईएस के अकाउंटेंट में या आईएसआईएस के अकाउंट में नियमित रूप से पैसे ट्रांसफर कर रहा था। आतंकियों के बैंक अकाउंट की जांच के बाद यह बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाला यह रेलवे क्लर्क खबर के सामने आने के बाद से ही लापता है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। उत्तर रेलवे ने अपने इस कर्मचारी के विरुद्ध दिल्ली के एक थाने में एफआईआर भी करवाया है, लेकिन मामला केवल पैसों से धोखाधड़ी करने का दर्ज करवाया गया है। रेलवे का यह कर्मचारी फर्जी मेडिकल बिल के जरिए रेलवे से पैसे निकालता था और उसे आतंकियों के खाते में जमा करा देता था। आपको बता दें कि जिन आतंकियों के अकाउंट में ये पैसे डाले जा रहे थे, उन लोगों ने भारत में कई आतंकी हमले की साजिश रची थी। उसके सरगना शाहनवाज ने इन आतंकियों के साथ मिलकर हिंदू संगठनों से जुड़े 15 जगहों की रेकी की थी। इनका मकसद हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को निशाना बनाना था। ये आतंकी नूह, मेवात, दिल्ली, लखनऊ और रुद्रप्रयाग में धमाके करने की योजना बना रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रही थी। देश को खतरा केवल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से नहीं है, बल्कि इन आतंकियों से नहीं, बल्कि इससे ज्यादा उन छुपे हुए आतंकियों से है जो आपके और हमारे बीच उठते बैठते हैं। सरकार के विभागों और सिस्टम में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी निष्ठा ना तो सरकार के प्रति है, ना देश के प्रति है और ना ही संविधान के प्रति। ये लोग अपने गज़वाए हिंद के मकसद के लिए काम करते हैं। उत्तर रेलवे के वित्त विभाग में जिस अब्दुल को पुलिस तलाश कर रही है, वह इसी सिस्टम में छिपा हुआ गज़वाए हिंद का एक गुर्गा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या रेलवे में कर्मचारियों की वेश में छुपे आतंकियों की मददगार कौन है, किस किस डिपार्टमेंट में और कहां कहां छिपे हैं ये गद्दार। देश के सिस्टम में घुसे इन गद्दारों की पहचान कैसे हो, क्या रेलवे को इन आतंकियों ने बनाया है अपना नया ठिकाना। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देश के सिस्टम में घुस करके देश के खिलाफ काम करने वाले ये आतंकी कौन है, इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। वो आपके पास भी हो सकता है, आपके बगल में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, और आप जहां काम कर रहे हैं हो सकता है आपकी बगल की टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति वैसा हो, लेकिन आपको इसकी भनक तक ना लगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। स्वामी चक्रपाणी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशोक तिवारी हैं, एक्स मेंबर है ये रेलवे बोर्ड के। अरविंद जैन जी एक्स डीजीपी हैं, और इसके अलावा हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। और चर्चा की शुरुआत में अरविंद जैन जी से करना चाहूँगा, पूर्व डीजीपी हैं और इस तरीके के मामले पर अच्छी समझ रखते हैं। अब अरविंद जी, मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि पहले हमने देखा है कि मैंने राज्य सरकारों में देखा है, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, झारखंड में मैंने देखा है, बिहार में मैंने देखा है कि बहुत सारे अधिकारी इस तरीके से काम करते हैं, अपने पर्सनल एजेंडे को जो है आगे बढ़ाते हैं और उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके की रिपोर्ट भी बहुत सारे हैं। अब रेलवे को ठिकाना बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने रेलवे में एक खबर दिखाई थी कि रेलवे के जरिए किस तरीके से गौ तस्कर जो हैं गौ तस्करी को अंजाम देते हैं और रेलवे के नियमों को उल्लंघन करते हैं, और रेलवे को पता तक नहीं चलता इसका, और उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी जो ये पूरा मामला जो सामने आया है, उसमें रेलवे के वित्त मंत्रालय का, वित्त विभाग का एक
व्यक्ति है जो टेरर फंडिंग करता है सीधे तौर पे फर्जी बिल के जरिए। मसला केवल ये नहीं है कि वो फर्जी बिल के जरिए जो है पैसा भेजता है, मसला ये है कि सिस्टम में घुसा हुआ एक व्यक्ति कैसे अपने पोजीशन का इस्तेमाल जो है आतंकियों को फंड करने के लिए करता है। इस तरह के लोगों की पहचान किस तरीके से की जाए और इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कुछ तो हार्ड इंटेलिजेंस मिलती है किसी के बारे में जी, तो उसकी छानबीन होती है। एनआईए इस संबंध में एक बहुत उत्कृष्ट राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में उभरी है और वो प्रदेशों के एटीएस और एसटीएफ और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं। ये जो अब्दुल की बात चल रही है, जो फर्जी रेलवे के वित्त विभाग में है और फर्जी मेडिकल बिल वगैरह पास कराता था और उसका पैसा ट्रांसफर करता था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि केंद्रीय सरकार की सेवा में एक कर्मचारी इस प्रकार की हरकत कर रहा है। उसको ये समझ नहीं है, या अगर समझ है तो और भी डेंजरस है कि इस पैसे का दुरुपयोग कहां पर होगा, किस प्रकार की आतंकी घटनाओं को संपन्न कराने में होगा। अभी तक ये समझा जाता था कि बहुत से लोग हैं जो कि वेल प्लेस्ड नहीं हैं और बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का इस प्रकार से नाम आना ये बहुत चौंकाने वाला है और इसमें बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। और जब भी कोई इस प्रकार का प्रकरण आए उसमें पूरी डेप्थ में जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने ऐसे व्यक्तियों को अक्सर बड़ी जल्दी जमानत मिल जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा गलत है, इसका गलत संदेश जाता है और वो बाहर निकलकर फिर इसी प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। वो तो अगर ये अरेस्ट ना होती अक्टूबर 2023 में शाहनवाज आलम, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी की, उनके बैंक खातों की चेकिंग ना होती तो संभवतः इसका नाम निकलकर सामने नहीं आता। बिल्कुल जी, तो ये बहुत आवश्यक है कि गहन जांच हर प्रकरण में होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी धाराओं में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोही हैं और इनका कोई स्थान हमारे देश में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जो आपने कही कि जो बेल मिल जाता है, तुरंत जमानत मिल जाती है इन लोगों को, तुरंत मैं डॉक्टर अशोक तिवारी जी के पास जाना चाहूँगा। अशोक जी, जो चिंता इन्होंने जताई है, जैन साहब ने जो चिंता जताई है, वही चिंता देश की भी है, वही चिंता हमारी भी है, वही चिंता मेरे ख्याल से आपकी भी होगी। और इस मामले में खासतौर पर रेलवे ने क्या किया है कि केवल धोखाधड़ी का आरोप जो एफआईआर दर्ज कराया है, केवल धोखाधड़ी का कराया गया है। और मुझे लगता है कि इस मामले में भी उसे जमानत मिल जाएगी, अगर हालांकि अभी वो फरार है, लेकिन सामने आने के बाद उसे जमानत मिल जाएगी। तो क्या रेलवे इस तरीके के मामले को, या कोई भी जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चूंकि अपने कर्मचारियों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखता है और इसमें नियम कायदे कानून सहानुभूति रखने के चक्कर में देश हित से वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्या आपको लगता है कि इसमें जो रेलवे ने एफआईआर दर्ज कराया है उसमें इस मामले को भी रखना चाहिए था, टेरर फंडिंग के मामले को भी इंक्लूड करना चाहिए था, या आपको लगता है कि ये उनके डोमेन में नहीं है, ये एनआईए करेगी? मुकेश जी, आपने इस राष्ट्र को जो मुद्दा दिया है जी, ये देश हित में इससे बेहतर नहीं हो सकता। रेलवे अपने एम्प्लॉइज के प्रति कभी भी लिबरल स्टेप नहीं उठाती है। एक्चुअली कुछ ऑफिसर्स जिनको लॉ का ज्ञान नहीं है जी, और वो अपने पूर्व के सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए पूर्व की सरकारों के द्वारा इस तरह के केसेस कैसे हैंडल किए जाते थे, उन इतिहास की तरफ ध्यान दे करके अपने आप को दूर रखना चाहते हैं जी। क्योंकि हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली ये सरकार बनी है जिसने इस तरह के आतंकवाद के ऊपर, जो किसी भी तरह से टॉलरेंस के मापदंड से बाहर है, मतलब हमने अभी तक धर्म के नाम पे कभी भी किसी के द्वारा कुछ गलत काम किया गया है, किसी समुदाय के द्वारा, किसी विशेष
व्यक्ति के द्वारा, तो हमने उस पर आई वॉश करने की कोशिश की। सरकारों ने बिल्कुल। प्रेशर बना के पॉलिटिकल उसको, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को बाउंड किया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनके प्रति लिबरल रहिए, जिसका नतीजा ये फलते फूलते रहे। और पूरे भारत में इस जमात ने जिहाद के नाम पे इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक कुचक्र रचा, और इसके लिए गल्फ कंट्री से काफी बड़ी मात्रा में पैसा आता है। अब आप देखेंगे कि एक छोटा सा एम्प्लॉइज जो एनआईए के टारगेट में आया है, वो केवल इसलिए नहीं आ गया कि उसने एक फर्जी बिल लगाया, उसके अधिकारी ने उसको पास कर दिया। वो एक बार हुआ नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस में उसके ऑफिसर के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। तो हमें उस ऑफिसर जिसने इसके मेडिकल बिल को, कंटिन्यू फॉल्स बिल को अप्रूव किया, उसको जांच के घेरे में लेना है। वो डॉक्टर और वो मेडिसिन शॉप, वो कैसे एक ही व्यक्ति को फॉल्स बिल दे रहे हैं, फॉल्स बिल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारा एनआईए के जुडिशियल में आता है। और हमारी पुलिसिंग अभी तक भारत की बड़े ही अंडर पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती रही है। ये भारत की पहली सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिसने एक ऑर्गेनाइज क्राइम को, जो इस देश को निस्तो नाबूद एक करने का, जिहाद करने की कोशिश की है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत रखी है। मैं इस सरकार को और इस समय ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए कुछ ऑफिसर्स को सलाम करता हूं कि वो कम से कम अब दुनिया के सामने और समाज के सामने ऐसी कुरीतियों को, ऐसे दुष्टों को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो ऑर्गेनाइज रूप से इस राष्ट्र को खोखला कर रही हैं जिहाद के नाम पे, आप उनको पहचान रही है और उनको सामने ला रही है, उनको उनका पर्दाफाश कर रही है। बिल्कुल सही कहा। मैं एक बार हाजी के पास जानूंगा, हाजी नाजिम जी के पास। बहुत दिन के बाद हाजी जी आप जुड़े हैं आप हमसे। एक चीज़ जो कह रहे थे अभी अरविंद जैन जी, उन्हीं से मैं शुरू करूंगा दोनों। अरविंद जैन जी ने कहा कि पहले लोग पैसे के लालच में या उनके पास संसाधन नहीं थे, इस लालच में लोग काम कर लेते थे। लोग कहते थे चलो गरीब है, पढ़ा लिखा है, पेट की खातिर इसने जो है कुछ आतंकवादी से, उसको पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी, वेल प्लेस्ड मैन, वेल प्लेड एम्प्लॉय, वेल प्लेस्ड एम्प्लॉय जब इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होता है तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है और ये एक रणनीति का हिस्सा है। योजनाबद्ध तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत के सिस्टम में, भारत के सरकारी तंत्र में बहुत सारे अब्दुल ऐसे हैं जो छुप करके बैठे हैं और वो देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं? हाँ मुकेश जी, देखिए मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, देश के साथ अगर कोई भी अगर गद्दारी करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, वो गद्दार है, देश का गद्दार है। चाहे जो आपने बताया था कि ये 3 नाम बताए थे कि भी इन्होंने ISIS को पैसा ट्रांसफर करना, इन्होंने अपने अकाउंट से ऐसा किया है, आपने ऐसा कहा मुकेश जी। तो मैं यही आपको बता देता हूँ कि कोलकाता की पुलिस की स्पेशल टीम ने भारत की खुफिया जांच पाकिस्तान को भेजने वाले सुनने जिनका नाम था भक्त बंसी झा, वो कैसे देशभक्त हो गए, वो भी तो इसी श्रेणी में आते हैं जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे। वहीं पर सुनिए मुकेश जी, अभी जब आपने बात करी मैंने तो हल्की से शुरुआत करी है। और देखिए, वहीं मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय आर्मी की खुफिया जानकारी भेजने वाले जो पाकिस्तान में खबर पहुंचा रहे हैं, उनका नाम भी एक हिंदू भाई का ही है। लेकिन मैं इस बात को नहीं कहता हूं, सुनिए, मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि दोषी होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। अगर देश को जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो देश का गद्दार है। और देखिए, अब जो मैं बात आती है डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी की, उन्होंने कहा कि अब ये देश इस्लामिक होने जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा या इस्लामिक बातों से चलेगा? इस तरीके का जो प्रोपगंडा लेकर जो बैठे हुए हैं ना, वो बिल्कुल गलत है मुकेश जी। ठीक है, अब आपने बोल लिया तो आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। आप बोल लिया ना,
दो चीज़ों से बहुत घोर आपत्ति है मुझे। एक तो आपके बोलने के अंदाज से, जिस तरीके से आप हंस के बोल रहे हैं कि दोनों नाम हिंदू थे, एक झा था और एक कोई था। मैंने तो ये नहीं कि आप सब चीज़ में हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं। गद्दारी में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मैंने तो नहीं कहा जी कि भाई केवल मुसलमान करते हैं हिंदू, अभी तो ये चर्चा भी नहीं हुई। आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं सब चीज़ में? मैंने तो देश के गद्दारों की बात करी ना, जो सिस्टम में बैठ करके देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा भाई कि हिंदू है कि मुसलमान है। नाम उसका अब्दुल था, मैंने नाम बता दिया आपको। हाँ, तो फिर आप उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? और इसीलिए संदेह होता है, इसीलिए संदेह होता है, इसीलिए संदेह होता है, और इसीलिए किसी को आप पे यकीन नहीं होता, इसीलिए किसी को आप पे यकीन नहीं होता। आप कितना भी कुछ करेंगे इसलिए यकीन नहीं होता। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ है। स्वामी जी, क्या लगता है कि ये जो नाम अब्दुल को आया है और अब्दुल के नाम आने पे हाजी नाजिम साहब का जो रिएक्शन है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया हो। आदरणीय मुकेश जी, देखिए, जिहादी जिहादी होता है जी। अगर जिहादी को प्लेन चलाना सिखा देंगे ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाएगा। जिहादी को अगर जो रेलवे में बैठा देंगे तो इसी तरह आतंकियों को फंडिंग करेगा। अगर उसको बस में बैठा देंगे तो बस में कंडक्टर को मारेगा और ड्राइवर को मारेगा। सवाल इस बात का है, और बस ही को उड़ा देगा। तो ये टीवी में बैठेगा तो टीवी जिहाद करेगा। सवाल ये है कि उसके दिमाग में घुसा पड़ा है, वो चाहता है कि कैसे देश को गजवाए हिंद बनाया जाए। पीएफआई क्या कर रही थी? पीएफआई इसी की ट्रेनिंग में क्या कर रही थी? इसी तरह के लोगों को तैयार कर रही थी। और आज जो बोया गया उस समय अब कुछ फल रहे हैं। और माननीय अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अब पकड़े जा रहे हैं जी। आऊंगा अशोक जी। जो है जिहादी है वो पकड़े जा रहे हैं, और वो जो पकड़े जा रहे हैं तो कुछ लोग बचाने वाले भी हैं। अब हाजी नाजी साहब जैसे लोग इसका इस्लामिक स्कॉलर है, इनको तुरंत निंदा करनी चाहिए, उसको फतवा जारी करने चाहिए कि भाई इस्लाम में ऐसे अगर गद्दार है तो इनको तत्काल कार्रवाई की जाए। तो ये हिंदुओं के सूची लेकर बैठ गए, हिंदू मुस्लिम करने लगे। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? आप देखो कि इसी हिंदू मुस्लिम करके तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ले लिया। फिर भी चैन से नहीं हिंदुओं को जीने दे रहे हो। फिर भी आप यहाँ पे बैठ करके जो है जिहाद फैला रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। आतंकियों को फंडिंग कर रहे हैं। बताइए, मानवता के दुश्मन जो बम फोड़ने का काम करते हैं, जो सरेआम हत्या करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से कठोर कानून बना के ऐसे लोगों को एक तय सीमा के अंदर सजा देने की वो होनी चाहिए, तब जाकर के। और हाजी नाजी साहब, आप जैसे लोगों से उम्मीद नहीं थी कि आप बैठ करके यहाँ पे खुफिया जानकारी जो पाकिस्तान को भेज रहा है, उसका नाम क्या था? उसका नाम भी बता दीजिए। ये बताइए, आपको तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज दिखाई देता। और हाजी नाजिम ने कहा, सुने, हाजी नाजिम ने कहा कि जो देश चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, लेकिन आप लोगों ने एक नए नाम दे दिया। आपने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र भारत इस तरीके के प्रोपेगेंडा करके आप गलती करते, आप जैसे लोग बचाव करते, आप देश से माफी मांगना चाहिए। सुनिए, जो कोलकाता के स्पेशल टीम ने पकड़ा गया, उसका नाम और सुनिए, जिन्होंने भारत के आर्मी की खुफिया जानकारी दी थी, आप लोग प्लीज हाजी नाजिम, स्वामी चक्रपाणी, प्लीज आप लोग एक दूसरे के साथ बोलेंगे, किसी की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। हमारे साथ अरविंद जैन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार मैं उनके पास जाऊंगा। अरविंद जी, ये जो सिस्टम चल रहा है, कि आपको लगता है कि हमारे आपके बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, और वो व्यक्ति ज्यादा खतरनाक है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है? क्योंकि आखिर हम पहचान, क्योंकि सिस्टम हमारे पास वैसा नहीं है, जब तक जांच नहीं होती है, जब कोई हादसा नहीं हो जाता, तब तक किसी का नाम सामने आता नहीं है। तो ऐसे में हम अपना बचाव कैसे करें? कैसे हम समझें कि हमारा बगल वाला जो है बिल्कुल ईमानदार है, वो गद्दार नहीं है? कैसे समझें? देखिए, पहले के समय में जब धमाके हो जाते थे, उसके बाद अपराधी पकड़े जाते थे। ये एक बहुत अच्छा नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंटेलिजेंस के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर अब जो लोग हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट हो रही हैं। इसके पहले कि वो किसी घटनाक्रम को अंजाम दें, कहीं पर धमाके करें, कहीं किसी बड़े नेता को मारें, क्योंकि किसी भी नेता को मारेंगे तो उसके बड़े रिपरकशंस होंगे, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड उसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा। ये जो अरेस्ट हो रही हैं
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात आपने कही कि उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। रेलवे ने अपना काम कर दिया, उन्होंने फर्जी बिल लगाने के आधार पर मुकदमा कायम करा दिया। जो आगे की कार्रवाई है वो एनआईए करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी, इनके खिलाफ यूएपीए के सेक्शन लगेंगे और इनका रिमांड लिया जाएगा और इन पर कठोर कार्रवाई होगी। रेलवे से ये अपेक्षा जरूर मैं करूंगा कि रेलवे को चाहिए कि इस रैकेट में, इसमें कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, कौन आंखें बंद करके इन बिलों को पास कर रहे थे, किस किस का इंटरनल इंक्वायरी जो है वो रेलवे को संपन्न करनी चाहिए। रेलवे को ये नहीं करना चाहिए कि सब काम पुलिस के ऊपर, एनआईए के ऊपर छोड़ दे। उनको खुद चाहिए कि उनके यहाँ जो गलत लोग हैं उनको वीड आउट करें, उन सबको उसके घेरे में लें और उनके खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई करें। देखिए, जो अभी 9 दिसंबर को एनआईए ने रेड करी है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रेड्स हुई हैं, जिसमें साकिब नचान और उसके बेटे वगैरह को, इन सबको 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो 2 बार पहले भी टेररिस्ट क्राइम्स में वो प्रकाश में आ चुका है, वो और उसका बेटा। इतनी जल्दी बेल पा के बाहर आ जाते हैं और फिर इन्हीं अपराधों को शुरू कर देते हैं। हमें आपको सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत से एंटी नेशनल एलिमेंट्स हमारे आपके बीच में हो सकते हैं और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम सबको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और हम सब जब अलर्ट होंगे तभी इस तरीके की चीजें जो है वो रुक सकती है। अशोक त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे बार बार। जी अशोक त्रिपाठी जी, बात पूरी कीजिए। मैं केवल आपके समक्ष ये निवेदन करना चाह रहा था आपके माध्यम से पूरे भारत की जनता को कि आतंकवाद किसी भी अवस्था में, चाहे वो बैड चाहे गुड, किसी भी रीजन के लिए है, वो हमेशा निंदनीय है। पहली बैड रीजन से तो मैंने देखा है, गुड रीजन से तो आतंकवाद को मैंने कभी देखा नहीं। मुझे लगता है कोई गुड रीजन आतंकवाद के साथ होता है, जुड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई गुड रीजन उनके लिए होता होगा। आतंकवाद दूसरे के लिए तो आतंकवाद ही है, बैड ही रीजन है। जी, मैं वही मुकेश जी कह रहा था। 2 मिनट मैं केवल आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इतना गहरा सब्जेक्ट है, इसका प्रकाश और इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और ये इस देश को पब्लिक को जानने का अधिकार है। क्योंकि इसके पहले ना तो कोई इंस्टीट्यूशन, ना तो कोई टीवी चैनल इस पे डिबेट कराता था। आपका चैनल पहला चैनल है जो इस पे डिबेट करा रहा है। तो मैं पूर्व हमारे डीजीपी अरविंद जैन साहब ने भी बहुत अच्छा कहा, तो मैं उसी को थोड़ा संक्षेप में कहना चाह रहा था कि चूंकि आतंकवाद केवल आतंकवाद है और वो किसी भी स्थिति में गुड नहीं हो सकता। अमेरिका और कुछ कंट्रीज ने कुछ समय के लिए आतंकवाद को पालन पोषण किया, उसका नतीजा उनके जमीन पे, उनके घर पे जब फूटा है 9/11 के रूप में, तो उनको पता चल गया कि आतंकवाद पालने के योग्य नहीं है। इसी तरह से इसराइल ने पूरी शक्ति के साथ हमास को खत्म करने का बीड़ा उठाया, तो वहां के लोगों ने क्या जवाब दिया? वहां के लोगों ने कहा कि इसराइल ने बहुत गलत काम किया, मुस्लिम मार रहे हैं, वहां के सिटीजन्स को मार रहे हैं। अरे वहां की जनता ने कभी हमास के आतंकवादियों का विरोध किया, उनको सरकार बनाने में विरोध किया? जब वो 7 अक्टूबर को इसराइल में घुस करके बच्चों के बलात्कार कर रहे थे, पेट फाड़ करके औरतों के साथ अत्याचार कर रहे थे, तब वो हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहे थे, वो ईसाई और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहे थे, वो केवल आतंकवाद के चश्मे से देख रहे थे। तो ये देश जाग रहा है, पूरा विश्व जाग रहा है। पूरे विश्व ने अब निर्णय ले लिया है कि आतंकवाद और उसका पालन करने वाले जिहादी उनके देश से निकाले जाएंगे और वो दिन दूर नहीं कि भारत से भी वो जिहादी निकाले। चक्रपाणी जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी 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 जी, चक्रपाणी जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन ऑडियो में नहीं आ रहा था। चक्रपाणी जी, जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। हाजी साहब को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो हाजी साहब। पूरा विश्व जागृत हो गया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपकी जो है खुराफात के चर्चे है। हमास का आप समर्थन करते हैं, देख लीजिए कि परिणाम क्या हुआ हमास का। तो इसलिए जो माननीय अरविंद जी कह रहे हैं, चाहे जो लोग देश के भक्त हैं वो कह रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसको हाजी नाजिम साहब आप सपोर्ट मत करिए, आप विरोध करिए, राष्ट्रभक्ति का परिचय दीजिए, वंदे मातरम बोलिए। लेकिन नहीं, आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आप हमासियों का समर्थन करेंगे, आप इजराइल का, आप फिलिस्तीनियों के आड़ में समर्थन करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, गुड और बैड आतंक नहीं चलेगा। आतंक मतलब आतंकवाद और उसका विरोध होगा, चाहे जिहादी कहीं भी छिपा हो उसको खोज करके सजा दिया जाएगा, चाहे किसी भी रूप में हो। तो इसलिए देश जागृत हो चुका है, आप विश्व जागृत हो चुका है, आप भी हाजी नाजी साहब जागृत हो जाओ।
और जिहादियों के खिलाफ कमर कसो, आओ मुख्य धारा से जुड़ो। मुकेश जी आपको घोषणा कर रहे हैं, हम आपको चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा, महीनों सालों से लगे हुए हो जिहादियों के समर्थन में। तो मेरे उम्मीद है कि आपको संतुष्टि आएगी। जवाब देंगे हाजी साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मुकेश जी देखिए, अभी हमारे स्वामी चक्र महाराज ने भारत से लेकर पहुंच गए इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, और जबकि मैं ये कहता हूं कि आतंकवाद का कोई ना धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, आतंकवादी होता है। और सुनिए जिस तरीके से आप बोलते तो हैं, लेकिन आप नाम गिनाने लगते हैं, नाम लेकर संबोधित करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और जब मैं आता हूं कि जिहादी की डेफिनेशन क्या होता है, तो हमारे परम मित्र मुकेश जी तुरंत पूछ बैठते हैं और कहते हैं कि अरे जिहादी की ये एक्सप्लेन हो। अरे हाजी साहब, आप जो बोलते हैं आधी बातें समझ में नहीं आती, उल्टा चले जाते हैं, ये उल्टा दिशा में आधी बातें समझ में नहीं आती। आप एक तरफ तो कहते हैं भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, फिर जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप गिनवाने लगते हैं कि भाई हिंदू नाम भी है। हाँ, हिंदू गिनवाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी ना। आप एक तरीके से सोच करके बोलिए ना, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुकेश जी देखिए, मुकेश जी सुनिए मुकेश जी देखिए, आपने संबोधित करा था मुस्लिम नाम लेकर के रेलवे विभाग के अंदर एक मुस्लिम भाई नाम उसका जो रहेगा, भाई मुस्लिम नाम रहेगा तो मुस्लिम ही लेंगे ना। नाम से संबोधित किया तो मैंने भी तो ये बताया कि देश के जो वो गद्दार है, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे हैं, तो वो भी देशद्रोही है। वो भी तो मैं उसको कहाँ बोलना वो देशद्रोही नहीं है? तो मैंने बोला क्या, किसी ने बोला क्या, किसी भी पैनलिस्ट ने बोला क्या वो देशद्रोही है? हम मानते हैं, आपके ऐसा थोड़ी है कि भाई धर्म के नाम पे हम उसे देशभक्त मान लेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते। तो जब मैं उनका नाम जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ मुकेश जी, तो आपको आपत्ति हो रही है? नहीं, नाम क्यों ले रहे हैं आप? अरे उसको किसी ने देशभक्त कहा हो तो नाम लीजिए ना। कि देश का गद्दार कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम का, किसी भी समुदाय से आता हो, वो देश का गद्दार होता है जो भारत को। तो ये बात आप, अरे तो ये ब्रह्म ज्ञान आपसे थोड़ी लेना है हमें, ये ब्रह्म ज्ञान आपसे थोड़ी लेना, सब जानते हैं, सब ज्ञानी है यहाँ, आपसे नहीं सुनना ये ज्ञान। हक वह सच ही कहूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, वो किसी की आस्था से नहीं चलता। अगर ये लोग अगर वही कह रहे हैं ना, तो भारत तो संविधान से चलता है, लेकिन आप कुछ लोग जो है वो कुरान से और शरिया से चलाना चाहते हैं। भारत तो संविधान से चलता है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कुछ लोग इसे शरिया और कुरान से चलाने की कोशिश करते हैं ना, तभी जो है ना ये सारी समस्याएं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो शरिया लागू करना चाहते हैं। झारखंड और बिहार में ऐसे बहुत, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनो तो। राष्ट्र बनाने के लिए चक्रपति महाराज जैसे लोग जरूर आ जाते हैं। हाजी नाजिम ने आज तक कभी भारत के अंदर ये नहीं कहा कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहिए। कभी यार इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की? अंदर से कोशिश तो कर ही रहो ना, अंदर से तो कोशिश आप लोग यही कर रहे हो ना, गजवाइन करने की कोशिश कर रहे हो ना। हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा। पीएफआई था, वो क्या था पीएफआई का जो आप समर्थन कर रहे थे? पीएफआई तो मैं ये बार एक बात कहता हूं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, भारत सरकार को उन संगठनों पर तुरंत बैन लगाना देना चाहिए। और अभी हाल ही की, चलो आप लोग बात दूसरी तरफ ले जा रहे हो, बात हम जिस पे कर रहे थे उस पे बात करें। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी अलीगढ़ के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मस्जिद पर एक धार्मिक नाम लिखकर, और ये बताइए पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी गई है। लेकिन मैं सलाम करता हूं अलीगढ़ की पुलिस को, जिन्होंने दोनों समुदाय को समझा बुझाकर इस मामले को संभाल लिया, वरना देश के अंदर माहौल खराब हो जाता है। यही गंगा जमुना तहजीब है, समझे? मैं कहता हूँ देश के अंदर हमेशा अमन व सुकून रहना चाहिए। अगर जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी और राजनीतिक कहता हूँ कि भारत समाज का है और ये संविधान से ही चलेगा, ना किसी की आस्था से चलेगा, ना हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों से चलेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वालों से चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। मुकेश जी ठीक है सर, संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चल रहा है।
कुरान से जब चलाने की कोशिश होती है ना, जब शरिया लागू करने की कोशिश होती है, तभी सारी सुविधा जो है वो समस्याएं तभी जाके खड़ी होती है। कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे कि संविधान से नहीं चलेगा। ये चर्चा ही इसलिए शुरू होती है कि कुछ लोग आकर के कहते हैं कि देश जो है कुरान से चलेगा, और जहां पर उनकी आबादी यानी जहां पर आपकी आबादी बढ़ जाती है वहां पर आप शरिया लागू करना शुरू कर देते हो, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के चर्चा होती है, इन्हीं सब लोगों को चीजों को लेकर के विवाद भी होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी नाज़िम जी आपका, स्वामी चक्रपाणी जी आपका, अरविंद जैन जी आपका, और पूर्व रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन रेलवे में जो कर्मचारी अंदर में सिस्टम में घुसे हुए हैं, उनकी एक की तो पहचान हो गई है, लेकिन ज़रूरत है कि बाकियों की भी पहचान हो, क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं कि एक अब्दुल आज सामने आया है तो और उसको अगर आपने पकड़ लिया, चाहे वो फरार हो गया, तो पूरा सिस्टम क्लीन हो गया। अभी ऐसे बहुत सारे अब्दुल हैं जो आपके और हमारे बीच में हैं, सरकार के सिस्टम में, सरकार के तंत्र में घुसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो सिस्टम में घुस करके पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों की पहचान करने की और उससे उपयुक्त जगह, जो उसकी जगह है जेल में, वहां पहुंचाने की। तभी यह सिस्टम ठीक होगा जब इन सारे सिस्टमों का सफाया होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।